नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जिसके आधार पे हमारे गृह मंत्री जी सभी विपक्ष के नेतृत्व को जेल में भेजना चाहते हैं। ये तो 2014 से इनकी पॉलिसी यही रही है कि किसी तरीके से झूठा केस, फर्जी केस बनाकर विपक्ष के नेता को अंदर भेजकर जो विपक्ष के सरकारें हैं उनको डिस्टेबलाइज करके सत्ता में कब्जा कर लो। अभी ये संशोधन लाए हैं संविधान का 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसके आधार पे इन्होंने ये नियम लिखा है कि अगर किसी भी मंत्री को, राज्य का मंत्री हो, प्रदेश का मंत्री हो, केंद्र सरकार का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, अगर उसके खिलाफ कोई आरोप दर्ज हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए और ऐसे कानून के अंतर्गत और ऐसे अपराध के अंतर्गत जहां सज़ा 5 साल से ज़्यादा हो, तो उसको अगर 30 दिन में हिरासत पे रखते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो निश्चित रूप से 31वें दिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये है कानून इन्होंने जो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया पार्लियामेंट में। अभी वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको भेजा गया है। और इनका मकसद क्या है, इन्होंने कहा है, ये गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया है कि हम नैतिकता के आधार पे हम ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो मंत्री मंडल में बैठे हुए हैं उनको मंत्री रहने का कोई हक नहीं है और सभी पार्टियों को हमें समर्थन देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि ऐसे लोग मंत्री बने। ताज्जुब है कि इतने मंत्री हैं इनकी सरकार में जिनके बारे में इन्होंने खुलेआम आरोप लगाया, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, और भाषणों में कहा कि करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, और उनको तो ये गले लगा लेते हैं। कोई विपक्ष के सभी नेता तो इन्होंने कोशिश किया कि हम अंदर कर दें, उनको जेल में भेज दें, लेकिन इनकी सरकारों में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो, जहाँ ये राज कर रहे हैं, वहाँ एक मंत्री के खिलाफ नहीं इन्होंने कुछ कदम उठाया। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं। 2 ऐसे तो लोग हैं जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं, और एक मेरे साथी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कानून के बारे में उनको बहुत ज्ञान है। तो पहले तो काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश जी हमारे, आपको तो सारे छत्तीसगढ़ में काका जी बुलाते हैं, हाँ, और आप किसानों से जुड़े हुए हो, ट्राइबल राइट्स की आप लड़ाई करते रहे हो। आपने एमए आर्ट्स में किया, उसके बाद आप पाटन से कई बार आप एमएलए बने, कई साल आप एमएलए रहे, और दिग्विजय की सरकार में आप मंत्री भी रहे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मंत्री हो, और कई और मंत्रालय आपने संभाले, और फिर आप रेवेन्यू मिनिस्टर भी बने छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद आप मुख्यमंत्री बने, और रायपुर से आपने चुनाव लड़ा और जीते 2013, 2018, 2023, और बड़ा प्रयास हो रहा है आपको अंदर करने का। उसके बारे में हम अभी चर्चा करें, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मनीष जी, इनका तो आपसे बहुत स्नेह है क्योंकि आपको तो उन्होंने बहुत बहुत तंग किया, और आप पेशे से पत्रकार रहे और फाउंडिंग मेंबर ऑफ आप, और हमारे खिलाफ अपने बड़े अभियान चलाएंगे। 2015 से लेकर 2023 तक आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में रहे। जी न्यूज़ में एक टाइम पे आप एंकर भी रहे, पढ़ते भी थे, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आपने बड़ा योगदान रहा, उसकी ड्राफ्टिंग में, और फिर आपने एजुकेशन संभाला और टूरिज्म संभाला और पीडब्ल्यूडी विजिलेंस, और विश्व में वैसे चर्चा है आपकी एजुकेशन की जो नीति रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। संजय जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं, हमेशा जनता के लिए लड़ते हैं, सिविल राइट्स की बात हो, लिबर्टीज़ की बात हो, हमेशा खड़े रहते हैं। और बीकॉम आपने बॉम्बे से किया, 1989 में आप वकील बने, उसके बाद आप
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैनल में रहे 96 से लेकर 2004 तक, AOR बने, और जो कर्नाटका का कावेरी और कृष्णा बॉर्डर का डिस्प्यूट रहा है उसमें आप वकील थे, और फिर निर्भया के मामले में एक अमायकस आपको नियुक्त किया गया और आपका बड़ा उसमें योगदान रहा। और जब शाहीन बाग में ये प्रोटेस्ट हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको इंटरलॉक्यूटर बनाया कि जाके उनसे बातचीत करो, और आप लिखते रहते हो, टीवी पे आते रहते हो, तो आपको वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो टीवी में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। कागज जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से इनका मकसद क्या है? देखिए, अभी तक के जो ED, IT, DRI, CBI जितने वेपन्स थे इन्होंने उपयोग कर लिए। पहले जब ये छापे पड़ते थे तो लोगों को लगता था सच में बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा घोटालेबाज है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो इनके पार्टी में चले गए। चाहे अजीत पवार की बात करें, राणा की बात करें, शुभेंदु अधिकारी, उनके खिलाफ कोई आरोप थे? उनके खिलाफ आरोप तो थे, इन्होंने यही आरोप लगाते थे। अच्छा भाई, भोपाल में प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया। अच्छा। दूसरे दिन वो पाला बदले और उप मुख्यमंत्री बन गए। हाँ। उसी जब इनके पास आ जाते हैं तो मतलब कि दूध के धुले हो जाते हैं। दूध बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। अच्छा। मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल साफ। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कितना आरोप लगा, अब कोई आरोप नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बना दिए, किसी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये सारे या तो वहां समझौता करके वहां चले गए, वो ठीक। दूसरा जो नहीं है तो उसको जेल भेजो, ताकि पब्लिक परसेप्शन ये बने कि ये सचमुच में करप्ट है। ये क्योंकि मीडिया उसके हाथ में है सारे, और उस प्रकार से किसी भी छवि बिगाड़ने में लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन धीरे जैसे जैसे समय बीतते गया ये अब लोग समझ गए कि ये केवल हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने के लिए, प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए, नेताओं को बदनाम और नेताओं को तोड़ने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से नजरिया, पहले जो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया था और अब जितने केसेस हो रहे हैं उसमें जो नजरिया है, जो टिप्पणी जो आ रही है, वो तो बेहद, मतलब एक बार CBI को कहा गया कि पिंजड़े का तोता है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी की है वो तो उससे तोता से भी बहुत खराब टिप्पणी की। ठग की तरह गिरफ्तार तो करते जा रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो है लोगों के बीच में, पार्टी के अंदर में भी, और दूसरी बात ये कि न्यायालय की नजर में बात लग रहा कि हाँ गलत है। अब बात आ जाती है कि अब इसके बाद क्या, ये वेपन्स भी काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। तो एक नया हथियार जब ला रहे हैं कि भाई जब आपने BNS बनाया तब उसमें 60 दिन के आप चालान प्रस्तुत करेंगे, 60 दिन में ED CBI करना है, BNS में 90 दिन का है, 30 दिन का कर रहे हैं, तो आप अपने ही बनाए कानून का विरोधाभास एक नया कानून ला रहे हैं। मैं भी उस पर आऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में आप मुख्यमंत्री थे, ये तो अधिकारियों को भी ऐसे निशाने पे रखे हुए? सबसे पहले यही करते हैं। हाँ, कैसे करते ये अधिकारियों को दबा लेते हैं, डराते हैं, ताकि जो सत्ता पक्ष के कोई बात ना माने, कोई काम ना करे। तो सबसे पहले अधिकारी वैसी डरपोक कौम है, बहुत जल्दी डरते हैं। तो उनको भी इन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार भी किया, जेल में भेजे, और उनसे फिर स्टेटमेंट ले लेते हैं। अब हाँ, उनके पास स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ना दे हाँ, तो उसको जेल भेज दो, जो स्टेटमेंट दे दे उसको खुला छोड़ दो। तो वही स्टेटमेंट फिर मुख्यमंत्री मंत्रियों के खिलाफ उसको उपयोग करो। फिर मतलब इसमें यह है कि एक को पकड़ लिए, उससे बयान लिए, चार लोगों के खिलाफ, फिर उसको पकड़ लिए, फिर चार लोग, मतलब 16 लोगों को फिर पकड़ो। फिर इस प्रकार से काम चलता रहता है। हम अंग्रेजी में कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन आप करते रहो। मनीष जी, आपने तो ये सब भुगता है, आप जरा अपना नजरिया बताइए जनता को हमारी। देखिए, आपने जिस सवाल से बात उठाई है, मुझे लगता है सर कि लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, और इसीलिए वो लोकतंत्र है कि सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। मुझे कोई झूठा लग रहा है तो मैं झूठा बोलूंगा, कोई मुझको झूठा मान रहा है तो झूठा बोल दे।
लेकिन किसी के कहने भर से कोई झूठा हो जाता है, ये लोकतंत्र की स्पिरिट में नहीं है। तो जब कि भाई सत्ता में बैठे हुए किसी ज्यादा पावरफुल आदमी ने किसी कम पावरफुल आदमी को झूठा कह दिया और अब वो झूठा हो गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। फिर ऊपर वाला नीचे पे आरोप लगाए, नीचे वाला ऊपर पे आरोप लगाए, पॉलिटिक्स है, लोकतंत्र है, स्पेस देता है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल की बात मैं कहूंगा। अब बात आई इस कानून की जो ये संशोधन ला रहे हैं सामने। पहले ये बताइए कि आपके साथ ये जो आपके मंत्रियों में देखो, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने अंदर किया, आपको किया, तो जैन साहब को किया, इनका पर्पस क्या है? हाँ। इनका पर्पस यही है कि भाई आपको जनता ने चुना है, हमको रिजेक्ट किया है, तो अब क्योंकि जनता ने आपको चुन लिया है तो हम आपको इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि जनता फिर से आपको चुन सके। अब कैसे नहीं छोड़ेंगे? अब इत्तेफाक से इनके सामने हम लोग खड़े थे तो काम कर रहे थे। आपने अभी एजुकेशन का जिक्र किया, हेल्थ सिस्टम का, और बहुत सारी चीजें हैं। जनता को काम पसंद आ गए, जनता ने दोबारा चुन लिया, जनता ने तीसरी बार चुन लिया। इनको लगाया जनता तो चुनती चली जा रही है, चुनती चली जा रही है। तो अब क्या तरीका है इनको रोकने का? तो एक ही तरीका है कि झूठे सच्चे आरोप लगाओ, उठा के जेल में डाल दो। अब बाहर आए, चुनाव लड़ा। आप देखिए 5 साल इन्होंने आम आदमी पार्टी के किसी सीनियर लीडर को नहीं छोड़ा जिसको जेल में ना डाला हो, या जिसको तोड़ने की धमकी ना दी हो, या जेल में डालने की धमकी ना दी हो। और हमको तो सबको जेल में डाल ही दिया था 1.5 2 2 साल के लिए। लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव होता है तो केवल वोट चोरी से जीतते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा मतलब इन्होंने षड्यंत्र। हाँ, तो आप देखिए ना कि 43%, 44%, 1% का अंतर रह गया। भाई अगर जनता हमको करप्ट मान रही होती, जनता ही मान रही होती बहुत घटिया लोग हैं, गलती से चुन लिए गए थे 3 बार चुना, तो जनता कहती है जी 2%, 3% में निबट जाओ, 10% ले जाओ वोट। लेकिन इनका 1%, इनकी पुलिस इन्होंने यूज की, वोटें कटवाई, वोटें इन्होंने नई बनवाई फर्जी। उसके बाद पुलिस से वोट नहीं डालने दिया गया बहुत लोगों को। उसके बावजूद 1% का इन्होंने मैथमेटिक्स चुनाव जीत लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब इनको लगा यार ये तो चलो दिल्ली में इस तरह का मैथमेटिक्स चल गया, अब चलेगा नहीं है ज्यादा। इधर वोट चोरी का हुआ, चल रहा है ना, चारा उड़ गया। फिर उनको लगा साम दाम दंड भेद से चुनाव नहीं जीत पा रहे, जेल में डाल के चुनाव नहीं जीत पा रहे, अब कैसे खत्म करें विपक्षी पार्टियों को? तब उनको लगा कि अब एक ही तरीका है कि ऐसा कानून ले आओ कि जिसको मोदी जी कह दें कि जेल, उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। मैं इसीलिए आपके कानून, जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा था बहुत अच्छी बात है, हिम्मत करिए, चलिए करिए कि जिस आदमी को 30 दिन के लिए कोई एजेंसी जेल में डालेगी उसको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं जनता ने चुना है और जनता जनार्दन होती है, लेकिन फिर भी चलिए आप एजेंसी को इतना पावरफुल बना देते हैं, आपकी सरकारों को इतना पावरफुल बना देते हैं कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जनता के चुने हुए मंत्री को आप जेल में डालिए और 30 दिन में उसका पद छीन लीजिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बरी हो जाए तो उसके बाद उस ऑफिसर को, उसके डायरेक्टर को और उसके मिनिस्टर या उसके प्रधानमंत्री को जेल में उतने ही साल के लिए डाल दीजिए जितने साल के आरोप आपने उस आदमी पर लगाया था जो बरी हो गया। अगर हिम्मत है तो ये दोनों कानून ले आइए ना। अगर आप झूठे आरोप लगा के लोगों को नहीं फंसा रहे हैं, आप वास्तव में सच्चे सच्चे आरोप लगा रहे हैं, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई सच में, तो आप डरते क्यों हैं? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप हिम्मत करिए। 30 दिन में अगर देश में बड़े रिफॉर्म लाना चाहते हैं, 30 दिन अगर कोई मिनिस्टर जेल में रह जाता है उसको पद से हटाने का कानून ले आइए। लेकिन अगर किसी ऑफिसर ने पकड़ के किसी मिनिस्टर को 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया तो उस आईओ को, उसके डायरेक्टर को और उस प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दीजिए उतने ही साल के लिए। हिम्मत है तो कहिए कि हाँ, अगर हम जनता के चुने हुए मंत्री पर या मुख्यमंत्री पर झूठे आरोप लगाएंगे तो हम जेल जाने को तैयार हैं। प्लीज, ये एक बहुत खतरनाक बात आपने कही है। इसीलिए कह रहा हूं कि हिम्मत है दोनों करिए। नहीं, मैं और इसलिए खतरनाक है कि जो हमारे देश में जो ट्रायल होते हैं उसको तो 15-20 साल लग जाते हैं। तब तक ना कोई रहेगा जेल जाने के लिए। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में तो जेल कटेगी। बुढ़ापे तो ये बात चलेगी नहीं। जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री मुझको आज जेल भिजवा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि 5 साल में, 10 साल में ट्रायल खत्म होगा तो 10 साल बाद 7 साल की जेल भिजवा। ट्रायल खत्म ही नहीं होंगे, ये पूरी प्रयास करेंगे ट्रायल ही नहीं कभी खत्म हो और आपकी करियर खत्म। मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत तो करें, इतना कहने की हिम्मत तो करें कि हमारे आरोप सच हैं। नहीं, उसमें वो भी अमेंडमेंट हो गए, वो 3 महीने फैसला हो जाए। हाँ, जल्दी फैसला होना चाहिए। 3 महीने फैसला, जैसे 1 महीने जेल में कुर्सी गई तो 3 महीने में 1-2 साल में फैसला होना चाहिए। 1-2 साल में फैसला हो,
2-4 साल में फैसला हो, और जिसने ये साजिशें रची, भाई अगर कोर्ट से आदमी बरी होता है तो साजिश के तहत किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी ना आपने, जनता ने मुख्यमंत्री चुना, आपने कुर्सी छीनी। तो जिसने ये पॉलिटिकल साजिशें रची, उस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेटर को फिर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उतने ही साल की जेल भेजो जितने साल के जेल भेजने का आरोप उसके ऊपर लगाए गए थे। नहीं, वो तो कहेंगे वो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। खैर वो अलग बात है। संजय जी, आप इसमें जो कानून की जो बारीकियां हैं वो जरा समझाइए। कानून में बारीकियां तो ज्यादा नहीं है। उनका तो यही कहना है कि अगर आप अंदर गए और 30 दिन के अंदर बाहर नहीं आए, आप पद से भी बाहर हो जाएंगे, उतना ही है। और 31वें दिन आपको कोई इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आपको जेल, आप 31वें दिन जेल में आप जब प्रधानमंत्री तो रहेंगे, लेकिन किसी ऐसे प्रदेश में जहां विपक्ष राज कर रहा है वहां के मुख्यमंत्री नहीं आप रहेंगे, क्यों? प्रधानमंत्री प्रैक्टिकल देखिए वो प्रैक्टिकलिटी की बात है, पर जो भी कानून बनता है आगे के लिए बनता है। इस देश में 400 सीट के साथ राजीव गांधी की सरकार जैल सिंह साहब डिसमिस करने वाले थे, ऐसा भी हुआ है। और हम बॉर्डर के उस पार देखिएगा, जब प्रेसिडेंट और जुडिशरी साथ हो जाते हैं तो वहां प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो। ये बिल्कुल हमारे जो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप पावर दे रहे हो पुलिस वाले के हाथ, जो आपको हिरासत में ले सकता है। आप पावर दे रहे हो उन जजों के हाथों में जो कह सकते हैं नहीं आज हम सुनवाई नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और वो जो 30 दिन का जो बैरियर है उसके पीछे हम जो अंदर है वो और उसके वकील भागते रहेंगे। 31वें दिन वो तो वहां डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और इस 30 दिन में आपके पीछे आपके जो सब साथी है वो सब निकल जाएंगे। अब महाराष्ट्र देखिए, सरकार कैसी बदली? सरकार तब बदली जब उन्होंने पहले वहां के स्पीकर के खिलाफ एक फैक्स से एक डिस्क्वालिफिकेशन भेज दिया था। तो स्पीकर अभी कोई और डिस्क्वालिफिकेशन तय नहीं कर सकता है, वो नो कॉन्फिडेंस भेज दिया था, कोई कुछ तय नहीं कर सकता है। और उस पीरियड के बीच में सबके सब चले गए, सब पहले आसाम चले गए, फिर यहां सरकार गिर गई और फिर वापस आ गए। ये तो नैतिकता की बात आप कर रहे हो। नहीं, नैतिकता नहीं, ये जो है, ये जो 30 दिन का पीरियड है कैसे उपयोग होगा वो बता रहा हूं। अब एक सरकार है, अगले बार कोई और सरकार होगी, वो सरकार भी ऐसे ही करेगी। तो ये मैं तो किसी, आप समझते हो कि अगर इंडिया अलायंस या अगर जो भी विपक्ष की सरकार है वो भी ऐसे ही करेगी? मैं 5 साल का नहीं देखता हूं। अंतर नहीं, मैं 5 साल का नहीं देखता हूं। अच्छा, ठीक है। अगर आप कोई कानून बनाते हैं इस देश के लिए, लंबी समय तक चलता है। और हमारा, आपको तो पता है सर, हम कानून तो वैसे बन ही नहीं हाँ, सकता। कि जब भी कोई खराब कानून आता है जाने में बहुत टाइम लगता है। टाड़ा आ गया, जाने में कितना टाइम लगा? पोटा आ गया, जाने में कितना टाइम लगा? तो नहीं, इसमें तो एक बारीकी ये है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता था कि यहाँ के कि कोई ईडी का अफसर या सीबीआई के अफसर आपको हिरासत में ले ले। अब इन्होंने बीएनएसएस में एक संशोधन किया है कि जो 15 दिन का जो पुलिस कस्टडी होती थी वो प्रोसीजर से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, वो 15 दिन में ही, 15 दिन से ज़्यादा 16वें दिन ही होती थी, ठीक है ना? अब उन्होंने प्रावधान कर दिया इस कानून ने कि वो 60 दिन तक चल सकती है और 90 दिन तक चल सकती है। तो क्या होगा कि जो ईडी का अफसर है वो कोर्ट को कहेगा कि साहब हम 3 दिन की पुलिस कस्टडी चाहते हैं, ईडी की कस्टडी चाहते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और फिर 4 हफ्ते बाद कहेगा कि हमें 4 दिन की और चाहिए, क्योंकि 15 दिन वो 60 दिन तक ले जा सकता है या 90 दिन तक ले जा सकता है, ठीक है ना? तो मतलब कि वो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा तो कभी बेल हो ही नहीं सकती। ये कानून में बदलाव लाया है कि ईडी का जो अधिकारी है वो आपको इन्वेस्टिगेशन करते करते ही 30 दिन गुजर जाएंगे, तो उसको तो कभी बेल मिल ही नहीं सकती। पहले कानून में बेल मिल सकती थी, और ये कानून कौन लाया? हमारे गृह मंत्री जी।
उनको मालूम है इस कानून का। फिर उन्होंने बयान दिया कि ये तो अगर किसी के पास खिलाफ कोई ठीक आरोप नहीं है तो 30 दिन में उसको बेल मिल जाएगी। तो ये बताइए, आप बता दीजिए कि बेल किसी को मिलती नहीं, बेल मिल जाएगी साहब, अच्छा, बस दल बदल करना पड़ेगा, जी सरकार गिरानी पड़ेगी, अच्छा, उस शर्त में हो जाएगा। पर आपके कार्यकाल में तो किसी को बेल मिलती नहीं मिलेगी आपको, केवल आपको सत्ता पक्ष के साथ आपको जाना पड़ेगा, आपको आत्मा मार के उस पार्टी में जाना पड़ेगा। ईडी के अरेस्ट होने पे किसी को नीचे से तो बहुत रेयर बेल मिलती है, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितना समय लगेगा, आपको मालूम है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं दी बेल अल्टीमेटली, और 2 बार जाने पे दी। हाँ, 2 बार जाने तो वैसे में मतलब कुल मिला के ईडी का जो काम था कि भाई अगर ओवरऑल देखें तो भाई देश में करप्शन कैसे रुके, लेकिन अब ईडी का पूरा काम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बची रहे। तो ये सारे कानून जो आप अभी कानूनों की बात कर रहे थे दोनों लोग, कि कानून बनाए तो इसलिए जाते हैं कि देश कैसे बचा रहे, स्पिरिट तो यही थी, लेकिन अब कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बची रहे। तो सीधे तो वो सत्ता में है, वो तो उनका हक है ना भाई, उनको सत्ता रहने का हक है, सत्ता में रहने का हक है। काम तो करके कानून जनता के लिए काम करके देश का विश्वास जीत के लिए करिए ना। कानून बना के ऐसे कानून बना के देखिए, इस समय देश में 2 ही चिंता चल रही है, देश कैसे बचे या भारतीय जनता पार्टी कैसे बचे। 2 ही चिंताओं में देश मग्न है। कुछ लोग हैं जो संजय जी जैसे, आप जैसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरफ काम कर रहे हैं कि भाई देश कैसे बचा रहे। कुछ लोग हैं जिसमें लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं अभी, उनकी एक ही चिंता है कि देश बचे ना बचे, समाज बचे ना बचे, लोगों का भविष्य, इकोनॉमी बचे ना बचे, बस भारतीय जनता पार्टी बची रहनी चाहिए। जी हाँ, ये सारे कानून तो इसलिए बनाए जा रहे हैं ना। लेकिन अब मैं आपके बात मैंने जो थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको, यहाँ भारतीय जनता पार्टी बचे ना बचे उसकी भी चिंता नहीं है, केवल 2 लोग बचे रहे उसकी चिंता है। वो और आपने प्रिसाइज कर दिया, वो आपने और प्रिसाइज कर दिया। नहीं बस कुछ हद तक सही क्या? उनकी बात जैसे भूपेश जी कह रहे थे हाँ। कि अगर आप जाके बीजेपी में इसे हाथ मिला ले जी हाँ, तो आपको 29वें दिन भी सडनली मेडिकल बेल मिल जा सकता है और फिर डिस्क्वालिफिकेशन बच मुझे जाएगा। इन्होंने 18 महीने जेल में रखा, मुझे पता है। और 18 महीने में कम से कम नहीं तो 70-75 बार मुझे और मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया, समझा दो इसको, अच्छा, पागल हुआ पड़ा है, ओ ऐसी, ये जानते नहीं हो इन दोनों को, सड़ा के मारेंगे। ओहो, तो मैंने कहा जी हम तो जंतर मंतर पे पैदा हुए थे राजनीति में, आपने जिसका जिक्र जी किया, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अखबार बिछा के सोते थे, यहाँ कम से कम जेल में छत पे पंखा भी चलता है, नीचे दरी बिछी हुई है। तो क्या बात है, क्या तो मैंने कहा इससे नहीं डरने वाले, ऐसे लोग चाहिए हमें। इससे नहीं डरेंगे, लेकिन इस चीज से नहीं झुकेंगे। गलत क्या होता तो झुक जाते हैं, पर कितनी बार तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार कहने की कोशिश की, आप बस बता दो, विधायक तो हमने तैयार कर रखे हैं, आप बस बोलो, लीड करने को तैयार हो आप। नहीं, सुना है कि पहले भी वो कोशिश कर रहे थे आपके विधायकों को कांटेक्ट करने के लिए। मेरे घर सीबीआई की रेड हुई, और सीबीआई की रेड होने के अगले दिन मेरे पास एक आदमी आया। ऑफ कोर्स इस तरह के जो लोग हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके भी कॉन्फिडेंस के लोग हैं और उधर के भी कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार तुम देख लो, अभी मैं कहो तो बात करूं। मैंने कहा बात करो, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। बोले वो अभी ईडी का केस बना रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, अच्छा, और पूरी तैयारी है, पहले सीबीआई अरेस्ट करेगी फिर ईडी अरेस्ट करेगी आपको, तो देख लो फिर। मैंने कहा क्या चाहते हैं वो? बोले देख लो कितने एमएलए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा ये पार्टी मैंने बनाई है, मैं ही तैयार नहीं होऊंगा। तो खुलेआम, ऐसी, और जेल में रहते हुए जो मैंने कहा कि कम से कम 70-75 मरतबा मुझे और मेरी फैमिली को सीधे आके कहा गया, किस चक्कर में पड़े हुए हो, अपना पॉलिटिकल कैरियर देखो, अपना फ्यूचर देखो, अपने फैमिली का फ्यूचर देखो, पॉलिटिक्स में सब मतलब आके फिर। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि भूपेश जी जैसे लोग, हम जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे डर नहीं रहे, जो इनके सामने घबरा नहीं रहे। तब इनको लग रहा है कि अच्छा घबराओगे नहीं, चलो एक और कानून का महाबाप कानून ले आते हैं। जी हाँ। ये कानून इसलिए है। भूपेश जी, आपके साथ भी ऐसा कोई हुआ एक्सपीरियंस? बिल्कुल यही हुआ। मैं तो 2000 देखिए झारखंड की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जी हाँ, जी हाँ। और अमित अभी शाह तो पंजाब की जिम्मेदारी आप। अभी पंजाब की है। अब हम दोनों आमने सामने हैं। हम दोनों पंजाब
ये अच्छा है। तो 2020 पंजाब के प्रभारी बैठे हुए हैं। में अमित शाह उधर कमान संभाले थे, इधर से मैं कमान संभाला हुआ था। Yeah. हालांकि वहाँ बड़ी पार्टी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन कांग्रेस भी अलायंस पार्टी, सरकार बन गई और 8वें दिन हमारे यहाँ आईटी की छापा पड़ा 2020 से। फिर ईडी का आगमन तो 2022 में हुआ। इस बीच में अनेक प्रकार की खबरें आई। अच्छा। माँ बोला ये सब चीज नहीं होगा। 1-2 बार मीटिंग 1 से भी 2 से भी हुई। अच्छा। हालांकि सीधा नहीं बोलते थे, लेकिन ये है कि मिल के जाता था, उसके 8वें दिन फिर छापा पड़ता था। अच्छा। मतलब मैं समझता हूँ किसी स्टेट में जो सबसे ज्यादा छापा पड़ा है वो छत्तीसगढ़ है, कम से कम 700 होंगे। और बहुत छोटे छोटे लोगों के, छोटे कार्यकर्ता है, कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, ड्राइवर है, 3rd और 4th कैटेगरी के जो कर्मचारी है, उनको घर में भी छापा पड़े हैं। तो उस स्तर पे भी जाके वो लोग कार्रवाई किए हैं। और संदेशा भाई, आ जाओ, आदमी बढ़िया है, पार्टी गलत है। इस प्रकार से सब बातें हुई। तो हमें समझ नहीं आता था क्यों बुलाया है भाई, लेकिन बाद में समझ आता था कि मैं उधर कुछ कमिटमेंट किया नहीं, इधर रेड पड़ना शुरू हो जाता था। जी हाँ। तो ये तो उनका काम करने का मतलब कानून एक हथियार सा बन गया है जिसके द्वारा वो मतलब कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं प्रदेश की सरकारों, विपक्ष की, अपने विरोधियों को भी, विरोधियों को भी। हाँ, अपने विरोधियों को भी। अपने विरोधी मतलब वो तो पार्टी के अंदर भी है, वो बोल नहीं पाते। हम लोग, मनीष और हम लोग तो बोल पा रहे हैं। तो कम से कम हमको इतना संतोष है कि हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, तो हम बोल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो लोग हैं वो तो बोल भी नहीं पा रहे बेचारे, उनकी स्थिति तो और बहुत बेहद खराब है। पहली बात तो कोई पार्टी स्टेबल बचे ना, उसको तोड़ लीजिए, उसके लीडर्स को तोड़ लीजिए, और तोड़ा ही है। पर फिर भी इनकी किस्मत से कहिए या देश की किस्मत से या लोगों की अपनी किस्मत से कि बहुत सारे लोग अपने दम पे खड़े हुए हैं। अब उनको कैसे तोड़ा जाए? तो उनको जेल में डाल दीजिए जो डरे नहीं। अब जो जेल में जाने पे भी नहीं टूट रहे हैं, तो उनको कैसे खत्म करोगे? अब ये सारी लड़ाई इनकी वहां आ गई है कि उनको खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि कानून ऐसा बना दो कि वो पदों पे बैठ, जनता चुन भी ले तो पदों पे ना रह पाए। जनता दूसरा चुन भी खतरा ले तो तो ये जिस भी विपक्ष के है नेता कि- पे उंगली रखते हैं वो जेल में रहे। मतलब कोई सिरफिरा थानेदार या कांस्टेबल FIR कर दे, एक बार FIR हो गया तो फिर तो उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी हाँ। कोई आदमी कोर्ट में खड़ा हो गया, भाई FIR है लेकिन ये आदमी बाहर घूम रहा है, जी हाँ। तो उस मंत्री को तो जेल जाना पड़ेगा। कोई सिरफिरा के प्रधानमंत्री के खिलाफ, कोई कांस्टेबल प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR करके बैठ जाए चुपचाप, जी हाँ। तो फिर क्या होगा? इसीलिए जरूरी है ना कि आप कानून को पावर दे रहे हैं, कानून के तहत किसी इंस्पेक्टर को या किसी रिजीम को पावर दे रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो उतनी ही टाइट करिए ना। नहीं, वो और तो बा- फॉर बा- इन द कोर्ट्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज उसके खिलाफ कुछ नहीं, नहीं हो और बात सकता। लीडर्स की नहीं है। चलिए हम 2 लीडर्स बैठे Immunity हैं, होती है उसको। दो कानून के यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं जिन्होंने कानून को जिया है, बनाया है, लेकिन आम आदमी, हम लीडर्स का छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं कि, और मैं तो जेल में 18 महीने रह के आया हूं, इसलिए बहुत अथॉरिटी के साथ जानता हूं। आप सरकार में रहे हैं, आप लोग ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ते रहे हैं पूरे जीवन, जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। मुझे हेमंत लगता सोरेन है- को देखो, उन्होंने कई महीने से मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ये बात उठाई जाए कि कानून में पावर किसी आदमी को दी जाएगी तो उतनी अकाउंटेबिलिटी भी उसकी फिक्स की जाएगी। आपको अगर मैंने ये पावर दी है कि आप किसी व्यापारी को उठा सकते हैं, तो आपके ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर आपने गलत तरीके से किसी व्यापारी को उठा लिया या किसी रिक्शा चालक को उठा लिया और आपने गलत तरीके से उसको प्रताड़ित किया किसी भी कानून का दुरुपयोग करके, तो उतनी ही प्रताड़ना फिर आपको भी मिलेगी। ये वक्त आ गया है। जी, सही बात है आपकी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कुछ उदाहरण दूंगा। मैं कुछ देख रहा था कि पिछले कई वर्षों में 2014 के बाद कितने कितने लोगों को अंदर किया गया, जेल में डाला गया, और वो सभी विपक्ष के ही नेता हैं। तोमर साहब आपकी पार्टी में, ठीक है, 30 दिन से वहीं ज़्यादा से शुरू अंदर रहे, किया। ठीक है ना। मदन मित्रा TMC के कई महीने अंदर रहे, नवाब मलिक NCP के कई महीने अंदर रहे, सत्येंद्र जैन, अब तो उनके खिलाफ कहते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हो गई, वो भी कई साल अंदर रहे। 2 साल। 2 साल। पार्था चैटर्जी TMC कई साल अंदर रहे। मनीष, आपकी तो बात हो गई। देन अपना सेंथिल बालाजी और ज्योति प्रिय मलिक और हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जी, आलमगीर आलम, हाँ, संजय सिंह, अनिल देशमुख, मतलब कैसे कई लोग हैं। और मुझे ये बताइए किस कोर्ट ने
30 दिन में कभी जेल बेल दी है? किसी को? आपका तो एक्सपीरियंस रहा है। जी बिल्कुल। वो क्यों नहीं देते बेल, या बताइए आप। नहीं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जैसे मनीष जी ने कहा, निचले स्तर पर कोई बेल नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर वो बेल दे तो कोई ना कोई कह देगा हाई कोर्ट को कि साहब इन्होंने इतने पैसे लेके या इस दबाव से इन्होंने बेल दे दिया है, आप उन पर कार्रवाई करिए। और जो ट्रायल कोर्ट के जजेस है उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है नहीं, उनकी नौकरी तो एकदम से चली जा सकती है। हाई कोर्ट पे जब आ जाए, हाई कोर्ट पे भी सीनियर जज उसके सामने आ जाता है, और बहुत सारे सीनियर जज ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ दे तो शायद हमारे करियर पे कुछ असर हो, तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट भेज दो। और सुप्रीम कोर्ट में अमूमन ऐसा हो जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया चलते चलते 6 महीने, 1 साल, 2 साल तो गुजर गया, तब जज पूछते हैं अरे यार 2 साल से अंदर है, अब क्या चाहते हो? बट काजू साहब हमेशा कहते थे बच्चे की जान लोगे क्या? तो वो प्रिंसिपल पे कहे सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारे बेल निकलते हैं। आपने नवाब मलिक का जिक्र किया था। मेरा एक क्लाइंट था जिसका भी सरनेम मलिक था, उसलिए ईडी ने सोचा कि ये दोनों की कोई रिश्तेदारी है, तो उसको भी अंदर कर दिया। तो ये चलता रहता है। तो आज ये हम तो ये जो सब अब्यूज देखते हैं वो तो नेताओं के देखते हैं, पर इनके चलते चलते कितने हजार कितने लाख लोग अंदर जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ये देश डंडे से नहीं चलता है, मिलजुल के समझौता से चलता है। और अगर आप किसी को भी ऐसी पावर दे कि किसी को खत्म कर सकते हैं, तो वो पावर आजमाएगा ही। नरिमन साहब एक कहते थे कि पावर इज डिलाइटफुल, एब्सोल्यूट पावर इज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। सही बात है। तो इस्तेमाल हो जाता है। ये और तभी नंबर 1 नंबर 2 का भी सवाल नहीं आता है। कोई डायरेक्टर, कोई उससे के नीचे वाला जो भी पंगा लेना चाहता है वो ले लेगा। देखो, अगर उपराष्ट्रपति के साथ ये कर सकते हैं और वो आज के दिन भी लापता है, तो मतलब फिर तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देश कुछ भी नहीं पा रहा है ना, पता ही नहीं कुछ कि कहाँ है। उसके परिवार के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। है ना, कोई नहीं। हम पहले दिन हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो आराम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद सब बंद। हम फोन करें तो कोई उठाता ही नहीं है। तो ये अगर उपराष्ट्रपति के साथ कर देते हैं और फिर गृह मंत्री जी आकर बयान देते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, और वो तो मतलब कि कमाल है। और पता ही नहीं कि वो किस अस्पताल में है, कौन उनको देखने जा रहा है। ये तो बड़े कमाल की बात हो गई ना। लेकिन आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो खैर बात हो गई कि बेल नहीं मिलती, लेकिन ऐसे ऐसे कानून बनाए गए, ऐसे कानून बनाए जो मतलब पर से असंवैधानिक हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती। तो उस पर ज़रा आप कुछ टिप्पणी कीजिए। क्यों नहीं होती, कैसे नहीं होती? क्योंकि हर ऐसे कानून का जो पिटिशन आता है सुप्रीम कोर्ट में ही आता है, और सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट तो हम वकील ही होते हैं। जज हमेशा 6 महीने 1 साल में वो तो निकलने वाले होते हैं। 6 महीने तो नहीं, मिनिमम 3 साल। नहीं, 3 से 5 साल तो तक तो सुप्रीम कोर्ट पे होते हैं। हाँ। पर 2 साल वो तो बिल्कुल नई दुल्हन की तरह चुपचाप बैठते हैं सीनियर जज के साथ। और जो सीनियर जज होते हैं उनका तो ऑलमोस्ट 1-2 साल रह जाता है, जो प्रिसाइडिंग जजेस होते हैं। और जो चीफ जस्टिस होता है उसको अगर कोई बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है, ये करना है, तो टाइम लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सब उल्टा सीधा चलेगा। उसीलिए चलिए ये मामला बाद में देखते हैं, वैसा होता है। और उस बीच में जो सब बदलाव आता है जमीनी स्तर पर, उसे वापस नहीं ला सकते। नहीं, पर उसके बाद ऐसी जजमेंट्स भी आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां मतलब ये बेल मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। वो देखो, कुछ बच्चे जेएनयू के आज के दिन 5-5 साल बैठे हुए हैं जी। उम्र देख लो, 5-5 साल कोई उनकी सुनवाई। कई जज हाईकोर्ट के उनकी सुनवाई करके जजमेंट रिजर्व करके फिर रिलीज कर देते थे मामले को, जज मैटर को रिलीज कर देते किसी और जज के पास। 3 बार मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में आया और मैंने गया, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो बेल मिलने वाली, क्योंकि हमें भी पता है कि कहाँ बेल मिलेगी, कहाँ बेल नहीं मिलेगी। उस जज के बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हमने विड्रॉ किया कि हमें मालूम है कि यहाँ तो ऐसी जजमेंट आएगी सारी उम्र उस बेचारे को बेल नहीं मिलेगी।
नहीं, पर उससे पहले जो जज साहब थे वो बेल देने वाले थे। कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि ऐसे कानून, देखिए नवाब मलिक की बात करते हैं, कुछ और लोगों की बात करते हैं, यहाँ एक पीएमएलए में कानून में, वो कानून तो लागू हुआ 2005 में, और अगर आपके पास कोई संपत्ति है, आपने कोई मकान खरीदा हो 1980 में, ठीक है, और वो किसी कानून के खिलाफ खरीद 80 में किसी कानून के खिलाफ खरीदा हो, तो उसमें भी 2005 का कानून लागू रहेगा। आपको मालूम है ये बात? ये मेरे ऊपर, मैं तो भुगत रहा हूँ। तो जरा बताइए ना। 2003 में, जैसा आपने अभी जिक्र किया, मैं जी न्यूज में एक छोटी सी नौकरी करता जी था, हाँ। और उस दौरान आपको ध्यान होगा आईसीआईसीआई सब बैंक के लोन्स 8% 7% पे होम लोन मिलते थे। जी हाँ। तो गाजियाबाद में एक पत्रकारों की सोसाइटी बनी, आप भी उस समय मीडिया उस समय ही थे, पत्रकारों की सोसाइटी बनी, तो वहाँ मैंने भी एक छोटा सा 50 गज का प्लॉट खरीद लिया जी हाँ। 5 लाख रुपए में। अच्छा। और वो मतलब वैसी तनख्वाहें होती थी। हाँ। 5 लाख रुपए का लोन चुकाया मैंने अगले 10 साल, जी हाँ। उसको लेके मैंने प्लॉट लिया, वो जी हाँ। फ्लैट लिया, अच्छा। वो ईडी ने सीज कर रखा है। अच्छा। मतलब 2003 में मेरा खरीदा गया घर, जब कानून भी नहीं लागू था। हाँ, उस वक्त का खरीदा गया घर ईडी ने उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में ले रखा है। नहीं, आपने खरीदा, हमारे छत्तीसगढ़ में पैतृक संपत्ति तक सीज कर मेरी वाइफ के नाम अच्छा। 2017 पैतृक संपत्ति जो मदर फादर से आया है, हाँ, वो संपत्ति भी जब्त है। जब हम राजनीति में नहीं थे, जब इन सिविल सोसाइटी आंदोलनों में नहीं थे, 2008 में फिर वही सेविंग वेविंग और उन सब से निकाल के एक फ्लैट और लिया, एक कच्ची कॉलोनी में दिल्ली में, उसको बेच के एक और ले लिया आगे चल के, जब जी हाँ, जी हाँ। उसको भी सीज कर लिया। मेरी वाइफ के नाम एक है जो जिसका प्रोसीड पूरा पीछे तक है कि वो 2008 में खरीदा गया था, एक 2003 में खरीदा गया था, सारे पेपर मैंने दिखा दिए, बोले नहीं अब सीज है तो है। तो इसे ये बिजनेस को भी ऐसे ही खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ना यहाँ व्यापार चलेगा, ना कोई बिजनेस चलेगी, ना कोई विपक्ष का नेता ना कोई आवाज उठेगी, ना कोई आवाज उठेगी, और यही मतलब ये लोग बस सत्ता में बैठे रहेंगे। इसमें तो एक चीज और सिपा साहब, मान हम तो राजनीति में, जो लोग व्यापार में है उसके यहाँ छापा पड़ता है, तो उसके साथ कोई व्यापार नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके रिश्तेदारों के साथ कोई व्यापार नहीं करता। मतलब जो हमारे देश में, समाज में जो अछूतों की जो स्थिति वो उनके साथ पहले था, वो स्थिति जिसके यहाँ ईडी और सीबीआई का रेड पड़ जाए तो व्यापार में उसकी स्थिति, वो स्थिति बन जाती है, कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जहाँ, अरे फोन का एक आदमी, मेरे साथ फोटो खिंचवा लिया, अपने प्रोफाइल में डाल दिया, पेडी ट्रांसप्लांटर लिया, अभी मैंने लिया, अच्छा। लड़के की गिरफ्तारी पहले ही उन्होंने अपने प्रोफाइल में डाल दिया। मैं भी फोटो की नया पेडी ट्रांसप्लांटर लिया तो उसको फोटो हमने भी डाल दी। अच्छा। उस आदमी के घर में पहुंच गया तीसरे दिन सीबीआई केवल फोटो डालने से। माय गॉड। ये स्थिति है। तो आप देखिए ना, जेलों में कितने नेता तो चलो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, पर व्यापारी, इस देश के व्यापारियों में डर है। बिल्कुल सही है कि भाई या तो पॉलिटिकल चंदा दे दो, अभी तो वो भला हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगेन की पॉलिटिकल फंडिंग वाला सारा एक्सपोज कर दिया, नहीं, बट ऑफकोर्स आधा किया ना, आधा किया, बट फिर भी जनता में आ गई चीजें कि किस दिन किसके यहाँ ईडी की रेड पड़ी और उसने किस दिन चंदा दिया, और उसके बाद में ईडी की रेड के बाद ईसीआई सारे तथ्य कोर्ट के सामने फैसले हैं। बहुत मतलब ब्लैक बढ़िया एंड है। व्हाइट में लिंक बन गया। 2-3 फैसले बहुत बढ़िया है, जिसमें जो चंदा आया उसको बोले कि निर्वाचन आयोग को बोले कि आप अपने वेबसाइट में डालिए। जी हाँ। जैसे चंडीगढ़ के जो चुनाव अधिकारी है वो फैसला आया। तीसरा अभी हरियाणा का जो पंचायत चुनाव और ईवीएम का, करेक्ट। लेकिन जनता की नज़र में वो अधूरा है, क्योंकि आपने वेबसाइट में डाल दिया लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं किया। जी हाँ। वहाँ चुनाव आपने रद्द कर दिया चंडीगढ़ में, मेयर का चुनाव, लेकिन जो चुनाव अधिकारी से खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कोई की। कार्रवाई नहीं। यहाँ भी मशीन के रिजल्ट आपने बदलवाए, लेकिन जो मशीन ने जिसने गड़बड़ी की उसको सजा नहीं मिली। जी हाँ। लेकिन एक और चीज़ कानून में हुई है, वो ये है कि जो पीएमएलए में संशोधन हुआ वो फाइनेंस बिल के अंतर्गत हुआ। बिल्कुल ठीक है ना। और आपको मालूम है कि फाइनेंस बिल में कोई ऐसा बिल जिसका कोई मनी से, मतलब के मनी बिल के कोई रिश्ता ना हो, हाँ, उसको भी पारित कर दिया इन्होंने।
जी। और वो मामला 9 जजेस के रिफर्ड है। हाँ, उसको कई साल हो गए, उसकी सुनवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे मुद्दों पे जिनकी वजह से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों को के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनकी सुनवाई क्यों नहीं करते? ये आप बताइए मुझे। वापस फली नरिमन साहब की वही को कोट करूंगा। वो कहते थे कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट से एक कन्फॉर्मिस्ट कोर्ट आ जाता है, जो कोर्ट जूझना नहीं चाहता है। और नहीं, कोर्ट को क्या डर है भैया, ये बताइए मुझे। कोर्ट हमेशा एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है ही, और उनको डर किस बात का है, या उनको क्या अपेक्षा है उनसे, वो भी एक सवाल आ जाता है। क्योंकि कोई आदमी जो 65 के उम्र पे रिटायर होने वाला है, मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मुझे कौन सुनेगा, मेरा क्या काम होगा, वो है, वो भी एक डर है। सभी जजेस को तो ऐसी नौकरी नहीं मिलती ना, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले जाए या इधर उधर चले जाए, सभी को नहीं मिलती ना। और सभी को आशा तो होती है, अपेक्षा नहीं होती ना कि मुझे भी कोई ऐसा नहीं होता। सभी को, कईयों को मालूम है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कईयों को मालूम है। तो फिर क्यों पर जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उन पर बहुत निर्भर है कि हाँ, ये मामले हम सुनेंगे, मेरे दौरान ये मामले की सुनवाई होगी। ये भी एक और बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये भी मुझे इस बात का फिक्र है कि ऐसे चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं हाई कोर्ट्स में, जिनके बारे में जो वकील लोग वहाँ के हैं हाई कोर्ट के, वो कहते हैं कि साहब यहाँ तो कुछ सुनवाई होती नहीं, क्योंकि वहाँ भी कोई मास्टर ऑफ रोस्टर की बात चलती है। क्योंकि वैसे ही तो चलता है सिस्टम के, जो भी चीफ जस्टिस है वही रोस्टर बनाते हैं, वही रोस्टर बनाते हैं। तो ऐसे केस किसी एक ही केवल जज के पास जाते हैं। हाँ, वो ये वैसा होता है। और चीफ जस्टिस डिसाइड करता है कि कौन से केस की सुनवाई होगी और कौन सी नहीं, कौन सा मुद्दा। तो हमें कई लोग कहते हैं साहब यहाँ ये जज की नियुक्ति इस रोस्टर पे है, तो यहाँ तो कोई फायदा नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, ये है ना? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये संदेह लोगों को है कि इस जज के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये भी अपने आप में बहुत ही एक गलत संदेश जाता है जनता के बीच में। जो लिटिगेंट है वो बेचारा क्या करे? बिल्कुल, वो तो जेल के अंदर है, उसको मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाले। आप उमर खालिद वाले मामले की बात कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि उस जज से कुछ नहीं मिलने वाला था, पर उससे पहले वो मामला एक जज के सामने थे जिनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ था। और वो जज साहब तो कह रहे थे कि 5 अरे मैं पेश हुआ तो उन जज ने कहा कि ये अंदर क्यों है, इसको बाहर आना चाहिए। और फिर वो तुरंत उनको बेचारों को हार्ट की तकलीफ हो गई, वो दोबारा कोर्ट में नहीं आए, किसी और के साथ चले गया, तो मैंने केस विड्रॉ कर लिया। तो प्रॉब्लम जो मैं कहने वाला था, एक तो आप संविधान में संशोधन करके ऐसे कानून लाने की कोशिश करो, फिर एक नए कानून लाने की कोशिश करो, फिर इस संशोधन कानूनों में ऐसा करो कि सारा जो पावर है वो एक छोटे से अधिकारी को दे दो, आप सीबीआई अफसर को दे दो या पीएमएलए के अफसर को दे दो। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपके घर जाता है, छापा मारता है, आपकी बीवी को बोलता है कि आप अपने 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की रिटर्न दीजिए, बच्चों की रिटर्न दीजिए। ये होता है ना, सबके साथ होता है, उनका क्या अधिकार है? लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, न्यायाधीश कुछ नहीं कहते। आपके मोबाइल फोन ले लेंगे, उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहेगी, मोबाइल फोन से पता करेंगे कि आपके और से कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब ये किस किस्म के कानून है और किस किस्म का न्याय है? अभी तो आप लोगों ने एक बिल और पास किया ना, हाँ, कि अब आईटी वाले आपके मोबाइल ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, आप ईमेल चेक कर सकते हैं। तो प्रिवेसी की बात कहाँ गई? बिल्कुल प्रिवेसी की बात नहीं है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी कुछ काम करना नहीं है। आप कोई आपको किसी मोबाइल ग्रुप में जोड़ देता है और उस ग्रुप में कोई कुछ कह देता है, कोई हमको ये करना है, हमको वो करना है, उसी के बेसिस पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया जाता है। दिल्ली राइट्स का जो पूरा केस है वो तो सिर्फ एक मोबाइल ग्रुप के चैट्स पे है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ नहीं करना है। सिब्बल साहब एक प्रश्न आपसे पूछिए। आप तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिजनेस रूल आप जानते भी हैं। अभी आपने कहा कि फाइनेंशियल बिल है ईडी का,
इन्फोर्समेंट नहीं, ये तो है ही नहीं, ये बिल फाइनेंशियल थोड़ी ना, इन्होंने फाइनेंस एक्ट में उसका संशोधन कर दिया, अच्छा, पीएमएलए का संशोधन कर दिया जो फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखता, कर भी नहीं सकते। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये डिपार्टमेंट पहले तो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता था क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी कौन गवर्न कर रहा है? देखो, आपने 1-2 की बात की ना, मतलब अभी कौन गवर्नर, तो 1-2 ही बंदे नहीं, मतलब रिपोर्ट किसको कर रहा है? ईडी रिपोर्ट तो आप फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं कर रहा है? टेक्निकली फाइनेंस मिनिस्टर, टेक्निकली फाइनेंस मिनिस्ट्री, वैसे इन इफेक्ट कोई और वही मैं जानना चाह रहा था। नहीं, आपको मालूम है, आपको आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हो। मैं तो केवल जानना चाह उनको वकील बनना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छा करते हैं। देखिए, आधे हम लोग तो छोड़िए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख देख के हमारे घर वाले आधे वकील बन गए हैं। हाँ, करेक्ट। कैसे सुनाया जाता है, कैसे किया जाता है कोर्ट की, मतलब जिन्होंने जिंदगी भर कोर्ट की शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने वो सारे बेल एप्लीकेशंस देख देख के सारे वकील बन गए। एक्चुअली ये लोग जो बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं या जो कोर्ट्स में भी बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं मालूम कि इसका नतीजा क्या होता है, किसी को जेल भेजने का नतीजा क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा ये ना नहीं सर, मालूम इनको। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक बार जरा ये कानून मतलब 30 दिन वाला कंट्रोवर्सी ठीक है, पर मैं तो बहुत इस पक्ष में हूं कि जो किसी के ऊपर हाथ डाले उसको ये पता होना चाहिए कि हाथ डालने का अधिकार तो तेरे को मिल गया, किसी को जेल भेजने का अधिकार तो तेरे को मिल गया, लेकिन अगर मिसयूज करके किसी को जेल भेज दिया तो फिर जिंदगी जेल में ही बीतेगी। मनीष जी, इसमें नहीं, ये देखिए, इसमें यदि एक संशोधन अमेंडमेंट कर देंगे आप लोग राज्यसभा या लोकसभा में कि भैया जिस मंत्री का गिरफ्तार कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष में, मतलब वो दल बदल नहीं करेगा, नहीं, ये तो मैंने कई बार वो दल बदल ना कर सके तो ये कानून आएगा ही नहीं। ये कानून एक्चुअली उन्हीं के लिए लाया जा रहा है, दल बदल करने वाले तो कर ही लेते हैं, जो दल बदल नहीं करते, जो झुकते नहीं है, जो टूटते नहीं है, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं, ये कानून उनके लिए है। उनको अंदर किया जाएगा और उनके पीछे उनकी पार्टी तोड़ी जाएगी, उसके लिए वो 30 अच्छा, चलिए एक और चर्चा पे आते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो संशोधन हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम लाने जा रहे हैं, ये इसलिए लाने जा रहे हैं कि क्योंकि हम चाहते हैं कि जो देश नैतिकता के आधार पे चलना चाहिए, और अगर कोई इसके विरोध करेगा तो उसका साफ जाहिर है कि वो नैतिकता को पसंद नहीं करता, ठीक है ना। जरा ये मुझे बता दीजिए कि ये कितने नैतिकता के पक्ष में, इनका इतिहास थोड़ा बता दीजिए हमें। इन पे नैतिकता नाम की कोई चीज तो है नहीं। जब आपने नोटबंदी लागू किया था और आपने भाषण दिया था 50 दिन में ठीक नहीं होते, किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे बुला लीजिए, खड़ा कर दीजिए। जब खुद के बोले हुए शब्द हैं उसका पालन नहीं कर रहे, नैतिकता की तो उम्मीद ही न मत करिए, कोई नैतिकता इनके पास नहीं है। इन्होंने सरकारें गिरा दी, प्रदेशों की सरकारें गिरा दी, वो नैतिकता, कोई नैतिकता नहीं है। बीजेपी वाले जो भ्रष्ट हैं उसको अपने पार्टी में लिया है, वो नैतिकता, वो नैतिकता है। बीजेपी वाले जब नैतिकता की बात करते हैं तो मजाक लगता है। हाँ। ऐसा लगता है कि कोई गब्बर सिंह टाइप का डाकू आके अहिंसा पे भाषण दे रहा है। हाँ। जिसने पूरी जिंदगी हिंसा की हो वो आके अहिंसा पे बात करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। ऐसे लगता है। नैतिकता कहाँ से खड़ी होती है इनके आसपास? सरकारें गिराने से लेके संविधान को तोड़ने मरोड़ने से लेके, इनके मंत्री के खिलाफ आज तक कोई केस नहीं हुआ, तो ये तो नैतिक लोग हैं। आप लोग जो ऐसे हैं जिनके आपके खिलाफ केस होते हैं, बता रहा हूँ ना, एजेंसीज का दुरुपयोग। जिन लोगों को अभी मंत्री बना रखा है, कल तक जिनको गालियां देते थे, उन्हीं के खिलाफ केस खोल देते। किस बात, मतलब बीजेपी वाले जब नैतिकता की बात करते हैं तो हंसी आती है। ये तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं, कोई तो आम बीजेपी आदमी थोड़ी कह रहा है। ये पर उपदेश कुशल बोलते रहे। अभी देखिए लगातार बोल रहे हैं कि हमको स्वदेशी अपनाना चाहिए। जी हाँ। स्वदेशी किसके लिए? जनता के लिए। नैतिकता किस लिए? दूसरे पार्टी के लिए। ये विदेशी पेन रखेंगे, विदेशी चश्मा पहनेंगे, विदेशी जूता पहनेंगे, विदेशी गाड़ी में घूमेंगे, विदेशी आइसक्रीम खाएंगे, विदेशी मोबाइल रखेंगे, विदेशी प्लेन में घूमेंगे, उसके लिए नहीं है। ये दूसरों के लिए है। नैतिकता हम लोगों के लिए है, इनके लिए नहीं है। इनमें कोई नॉन बायोलॉजिकल इनमें कोई कानून लगता नहीं है। क्योंकि इन्होंने देखो उत्तराखंड की सरकार गिराई, वो नैतिक था इनके हिसाब से। महाराष्ट्र के गिराई। सत्येंद्र जैन को आपने इतने लंबे समय टॉर्चर किया, उनकी फैमिली को टॉर्चर किया। एक आदमी जो मंत्री पद पे बैठा था
उसकी पूरी फैमिली को टॉर्चर झेलना पड़ा 2 साल। अब नैतिकता बताओ ना, उसके खिलाफ तो केस खारिज हो गया, बोला आपने गलत किया। अब कहां गई नैतिकता? नैतिकता इसमें नहीं है क्या कि किसी आदमी को आप गलत गिरफ्तार करोगे तो नैतिकता के आधार पर फिर इस्तीफा भी दे दोगे कि साहब हमने आपसे गलती। पर इन्होंने एक और भी बात कही मनीष जी, कि हम नहीं चाहते कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में बैठकर अपनी फाइलों पर हस्ताक्षर करे, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा आगे से कभी ना हो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ठीक है, आपकी नैतिकता ठीक है, पर नैतिकता का दूसरा पहलू खोल लीजिए ना फिर, कि गलती से आपसे गलती हो जाए तो आप भी नैतिकता के आधार पर जेल चले जाएं स्वीकार करके। आप खुद को क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, वो तो अधिकार एक छोटे कर्मचारी का है, सीबीआई अफसर का है, उसका मंत्री से क्या लेना देना है? इनके तो ये जवाब रहेगा ना, तो फिर उसका जवाब आप कैसे दोगे? ये मुश्किल है ना। जो आप कह रहे हो ना, वो उसकी जो उसका पालन करना बड़ा मुश्किल है। लानत है ऐसी सरकार पे जो अपने एडिशनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं लेती कि मेरा एडिशनल डायरेक्टर किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी मंत्री को ऐसे ही उठा के घूम रहा है। पहले ये बताइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक ईडी अफसर को नोटिस देना चाहिए कि आपकी संपत्ति कितनी है। जो नोटिस आप लोगों को जाता है, जाना चाहिए ना? बिल्कुल जाना चाहिए। तो कभी किसी इनकम टैक्स अफसर ने कहा है? अब तक तो नहीं। हाँ? ईडी ऑफिशियल्स, जीएसटी डिपार्टमेंट के हर पदाधिकारी को तो सारे अपने संपत्ति किसी वेबसाइट पे डालना चाहिए। आज के ज़माने में जो भी डिपार्टमेंट को एक पावर ऑफ अरेस्ट दिया जाता है उसके तहत राज कर देता है। क्योंकि जो हमें जो खबरें मिल रही हैं कि जितनी मतलब कि संपत्ति कुछ लोगों ने ऐसे कानून इस्तेमाल करके बनाई है, उसकी जो वजह ही ये है कि नोटिस जाएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने अधिकारी जांच में गए हैं इन 3-4 सालों में, वो बहुत मालामाल हो गए हैं। मालामाल होगा। एक व्यापारी बिठा दिए, फिर पूरे बाजार में वसूली कर लो। कमाल है। आप जितनी पावर देंगे अधिकारियों को, देंगे आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली राजनीतिक फायदा तो चलिए 20% उसके, जितना वो उसको यूज करेगा उसमें 20% राजनीतिक फायदा पहुंचा रहा होगा, 80% तो लूट ही मचा रहा होगा। जी हाँ, ये है। और ये ईडी भी करती है, जीएसटी भी करता है, जहां जहां आपने पावर दी। तभी तो एक हाई नेटवर्थ के हिंदुस्तान 15 लाख लोग हाई नेटवर्थ हिंदुस्तान के बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ को बिजनेस नहीं करना चाहता। मुझे लगता है जो आपने, जब मैं शुरू में बात कर 15 लाख का फिगर जो है, जिन्होंने अपना सिटीजनशिप सब त्याग दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुपचाप कहीं रेसिडेंसी लेके बैठे, दुबई चले गए, इधर चले गए, कहीं भी किसी और देश में परमानेंट रेसिडेंसी, या बच्चों को भेज दिया। हाँ, बच्चों को तो पहले ही भेज देते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दुनिया अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग पढ़ा रही है 5वीं क्लास से, है ना। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्लाउड में भी कुछ कोडिंग होती है क्या? उनको क्लाउड, कंप्यूटर वाला क्लाउड और बारिश वाला क्लाउड, उसका फर्क समझ में नहीं आता है। तो क्या लोग अपेक्षा? कभी कभी गलती कर सकते हैं ऐसे। आप तो प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ही मतलब, कभी गलती हो जाती है। प्रधानमंत्री तो आम आदमी है, उससे भी गलती हो सकती है। वैज्ञानिक हमारे प्रधानमंत्री जी जो नाली से गैस निकाल के चाय बना, नाले से गैस निकाल के चाय बनवा देते हैं वो। मैं देखिए उनके, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे कई बार बहुत आदमी लाइटर वे में भी कह देता है, लेकिन मैं ये इसलिए मैं गृह मंत्री ने 2060 की 2070 की भी बात की ना, वो तो गलती से हो जाता है। क्या जिक्र मैं इसलिए कर रहा था इस चीज का, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, मिस इन्फॉर्म्ड और इल इन्फॉर्म्ड भी हो सकते हो, आदमी हो, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आपके पेट में नहीं समाई होगी। लेकिन यार थोड़े दुनिया की तरफ भी देख लो ना। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्नेंस कैसे चलेगी, टेक्नोलॉजी से कैसे चलेगी, अपने सारी की सारी, इस देश के 31 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल और कॉलेजेस में हैं, कोई उनकी बात कर रहा है? उन्हें कोई बात ही नहीं कर रहा, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, 3000 नेता, 3000 नेता एमएलए और एमपी बन के बैठे हुए हैं। उनकी चिंता सबको हो रही है कि वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ना हो तो संविधान से बदल दो ताकि सारे भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए, ना है तो आ जाए। तो ठीक है, इसका मतलब कि हम सबको, चाहे वकील हों, हम राजनीति में हों, आम आदमी हों, अब खड़ा होना चाहिए कि ये नहीं चलेगा आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। और ये बिहार से शुरू हो गया है,
बिल्कुल। और हम वो चाहते तो अभी हैं लड़ाई फैज साहब का एक अभी फैज लड़ाई- साहब का एक मिसरा सुनाना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात है, कमिंग फ्रॉम संजय जी। यूं ही हमेशा हमने लगाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं, ना अपनी जीत नहीं, हम जीतेंगे। जीतेंगे। देखिए अभी जो लड़ाई है वो डरो और डरो मत के बीच है। ये डरा के सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं संत महात्माओं ने कहा डरो मत, हम उस रास्ते पर चलने वाले हैं। हम सब नहीं डरेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।